सो कंटिन्यूइंग विथ नर्व मसल फिजियोलॉजी, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। अब आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन आवर बॉडी देयर आर मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट। तो हियर वी आर गोना सी अबाउट हाउ यू क्लासिफाई मसल्स, कि मसल्स के टाइप क्या होते हैं और उसका बेसिस क्या होता है। तो हम तीन बेसिस यूज करने वाले हैं कि तीन तरीके से हम मसल्स को कैसे क्लासिफाई करें। तो सबसे पहला तरीका है कि मसल का अपीयरेंस कैसा है। तो ऑन वी आर क्लासिफाइंग द मसल डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइएशंस, कि मसल्स को जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो तुमको वो अपीयर कैसे कर रहे हैं वो, ठीक है। तो स्ट्राइटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, तो स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे तुमने मसल को क्लासिफाई कर लिया इनटू स्ट्राइटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्ट्राइटेड नाम से पता चल रहा है कि इसमें स्ट्राइएशंस होगा। अब स्ट्राइएशन क्या होता है, ऐसे लाइंस होती है, जैसे अगर तुम देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर मसल्स में तो तुमको ऐसे ना लाइंस दिखने वाली है मसल्स के ऊपर। ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होता है मसल्स में, जो हम फर्दर देखने वाले हैं कि मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि मसल्स में जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उसमें तुमको लाइंस दिखाई दे रही है, ठीक है, स्ट्राइएशंस दिखाई दे रही है, ट्रांसवर्स लाइंस दिखाई दे रही है, तो इट इज कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल। जब दिखाई नहीं देगा तो इट इज कॉल्ड एज नॉन स्ट्राइटेड मसल। अब जो स्ट्राइटेड मसल है इसका एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, दैट इज जो भी हमारे लिम्स में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने खुद के विल से, तो वो है स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल दैट इज प्रेजेंट इन अ हार्ट। तो ये दोनों जो मसल है ना, ये एग्जाम्पल में आते हैं स्ट्राइटेड मसल्स के। अब जाते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स में क्या है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी हमारे बॉडी में विजरा है, विजरल ऑर्गन्स है, उसमें जो मसल्स प्रेजेंट होता है उसको हम स्मूथ मसल्स बोल रहे हैं। और इसी स्मूथ मसल में तुम माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्मूथ मसल को देखने वाले हो तो उसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। दीज आर द नॉन स्ट्राइटेड मसल। इट वाज वेरी सिंपल कि वी आर क्लासिफाइंग मसल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे appear, whether striations is present or not present. When it is present, the lines could be seen. When it is not present, it is called as non-striated. Lines are not seen. Striated muscles का example very simple, skeletal muscle, cardiac muscle. Non-striated में याद रखो visceral organs के जो muscles है that is smooth muscle. Next we go कि control, depending upon control, कि क्या वो muscle तुम्हारे control में है कि क्या वो तुम्हारे control में नहीं है। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ये चौक से कुछ लिखना है, या तो मुझे बस हैंड मूवमेंट करना है, मुझे चल के जाना है, तो ये सारे मेरे कंट्रोल में है, मेरे मर्जी से हो रहा है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू माई ओन विल, आई कैन मूव माई हैंड, आई कैन वॉक अक्रॉस दिस रूम, ठीक है। तो ये जो मसल्स होते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में होते हैं, ओके, ये जो मसल्स है विच आर अंडर योर कंट्रोल, इट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स आर द मसल्स विच आर कंट्रोल्ड बाय योर ओन विल। तो जो भी हमारे स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, ये सारे कैसे हैं, ये सारे वॉलंटरी मसल्स है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्या तुम्हारा हार्ट बीट तुम्हारे कंट्रोल में है? क्या तुम हार्ट को बोल रहे हो चल कॉन्ट्रैक्ट कर या चल रिलैक्स कर? ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। एवरीथिंग जो भी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वो सारी चीज़ें इनवॉलेंट्री है, इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो जो भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करने वाले मसल्स है वो सारे आ जाएंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? कार्डियक मसल होता है और स्मूथ मसल होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल। तो अब आते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन पे, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कि वो लोकेटेड कहाँ है। तो मेनली मसल इज डिवाइडेड इनटू स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। अब यही मेन क्लासिफिकेशन है जिसमें तुम हर बार देखते हो कि हाउ इट इज क्लासिफाइड, कि हमेशा तुम ऐसे ही बोलते हो कि मसल तीन टाइप के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो अभी पहले स्केलेटल की बात करते हैं। तो स्केलेटल मसल अभी हमने पिछले क्लासिफिकेशन में ही देखा कि स्केलेटल कैसा होता है, उसमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलता है और ये वॉलंटरी होता है, तुम्हारे कंट्रोल में होता है। तुम्हारे बॉडी का 40 से 50% ऑफ द वेट जो आता है ना, ये स्केलेटल मसल्स की वजह से होता है। अब इनकी नर्व सप्लाई याद रखो कि स्केलेटल मसल को सोमैटिक नर्व सप्लाई करती है। स्केलेटल मसल को कौन सप्लाई करता है? सोमैटिक नर्व सप्लाई करता है। अब अगर समझो कि ये एक स्केलेटल मसल है, ठीक है, ये पूरा एक मसल है, तो इसके एंड्स में ना टेंडन्स लगे होते हैं। इसके एंड्स में क्या होता है? टेंडन लगा होता है। टेंडन हमेशा क्या करता है? मसल को बोन से अटैच करते थे। यहाँ पर कोई ऐसा बोन है,
ठीक है, ड्राइंग्स में मत जाओ मेरे। तो यहाँ पर कोई बोन है, तो बोन और मसल को अटैच करने का काम करता है टेंडन, और ये टेंडन कहाँ पर होता है, एंड्स पे लगा हुआ होता है स्केलेटल मसल। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं कार्डियक मसल। देखो कार्डियक, कार्डियक का मतलब ये होता है हार्ट, तो कार्डियक मसल हार्ट में है। फीचर ऑलरेडी पता है कि इसमें भी तुमको स्ट्राइएशन देखने को मिलेगा, बट ये इनवॉलेंट्री है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका नर्व सप्लाई अलग हो गया। नर्व सप्लाई याद रखो, इसका नर्व क्या है, ऑटोनॉमिक नर्व। जनरली सोमैटिक नर्व होता है वॉलेंट्री, और ऑटोनॉमिक नर्व होता है इनवॉलेंट्री के लिए। ठीक है, तो कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है, तो इसका नर्व सप्लाई क्या है, ऑटोनॉमिक नर्व। लास्ट आते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ लोकेटेड है, ये विजरल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड है, तुम्हारे विजरा में प्रेजेंट है, इसलिए इसको विजरल मसल्स भी बोलते हैं। अब हमने पहले ही देखा कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं, इसके अलावा ये तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं होते हैं। तो अगेन इनवॉलेंट्री के लिए हमने नर्व सप्लाई देखा, ऑटोनॉमिक नर्व। तो यहाँ पर जो नर्व है, यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ऑटोनॉमिक नर्व। तो ये था ओवरऑल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन, कि अगर तुम्हारे बोन्स के साथ एसोसिएटेड है तो स्केलेटल मसल, हार्ट में प्रेजेंट है वो मसल तो कार्डियक मसल, और अगर तुम्हारे विजरा में प्रेजेंट है तो इट इज विजरल मसल, और यू कैन कॉल इट एज स्मूथ मसल। अब हम इन तीनों मसल का एक कंपैरिजन देखते हैं एक टेबल में, जिसमें हम बहुत सारे फीचर्स कंपेयर कर देंगे। तो अगर तुमको आंसर लिखने को आया तो बस टेबल को ही तुमको वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिखना है। तो आ जाते हैं लास्ट पार्ट पर, इन तीनों को कंपैरिजन। आई नो टेबल बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, बहुत ही लेंथी लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है, अभी हम कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने ऑलरेडी बोल लिया कि तुम्हारे जो मसल्स है वो 3 टाइप्स के हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं, फिर तुम अपने आप से इस पे आंसर लिख सकते हो। इस पूरे चीज को बस वर्ड फॉर्मेट में लिख देना। तो सबसे पहले लोकेशन ऑलरेडी पता है, ये कहाँ होता है, बोन के साथ एसोसिएटेड होता है, कार्डियक वाला हार्ट के साथ, वो वाला कहाँ पर होता है, विजरल ऑर्गन के साथ होता है। अब शेप, शेप का याद रखो कि जो मसल है ना उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं मसल्स के, जो फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं। तो मसल के सेल्स को मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, सारे फाइबर साथ में होते हैं, मिलकर एक मसल बनाता है। तो एक मसल फाइबर इज नथिंग बट अ मसल सेल। तो ये फाइबर दिखता है कैसे, तो स्केलेटल मसल का जो फाइबर है ना वो ऐसे सिलेंड्रिकल होता है। कैसे होता है, वो ऐसे सिलेंड्रिकल होता है और उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो स्केलेटल मसल का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और कोई ब्रांचिंग नहीं है। कार्डियक मसल में अभी भी वो सिलेंड्रिकल है, बट इसमें से सिर्फ ब्रांचेस आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे ब्रांचेस आ जाएंगी। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो सिलेंड्रिकल है बट वहां पर तुमको ब्रांचेस देखने को मिल रहा है। फाइनली स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल में वो कैसा शेप होता है, ऐसे स्पिंडल शेप का होता है। स्मूथ मसल में कैसा होता है, वो स्पिंडल शेप का होता है। अब नेक्स्ट जाते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हम एक सेल कंसिडर कर रहे हैं, एक सेल से वो एक फाइबर बना है, तो सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर याद रखो जो स्केलेटल मसल होता है ना उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है। तो मतलब इसके पास ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो पेरिफेरली लोकेटेड होते हैं। तो स्केलेटल मसल में देयर इज मोर देन 1 न्यूक्लियस, कार्डियक और स्मूथ में एक एक न्यूक्लियस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जाते हैं स्ट्राइएशंस। हमने ऑलरेडी देख लिया कि माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम देखते हैं तो स्केलेटल वाला और कार्डियक में स्ट्राइएशंस देखने को मिलता है, विजरल में स्ट्राइएशन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल क्या होता है, ये जो स्ट्राइटेड मसल्स होता है ना उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल है जिसकी वजह से वो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से तुमको स्ट्राइएशंस देखने को मिल रहे हैं। ये मायोफाइब्रिल ही है जिसकी वजह से स्ट्राइएशंस देखने को मिल रहा है। तो स्केलेटल और कार्डियक स्ट्राइटेड है, मतलब इन दोनों में प्रेजेंट होगा, ये स्ट्राइटेड नहीं था तो इसमें एब्सेंट। अब सार्कोमियर, सार्कोमियर भी टर्म है, हम आगे देखते हैं, अभी के लिए याद रखो सार्कोमियर भी इन दोनों में प्रेजेंट है, उसमें क्या है, एब्सेंट है स्मूथ में। अब ट्रोपोनिन अगेन अ प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एसोसिएटेड होता है, तो ट्रोपोनिन स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन नहीं होता है। ट्रोपोनिन एक्चुअली कैल्शियम से बाइंड करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो ये जो ट्रोपोनिन है इसी में और इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। इसमें ट्रोपोनिन के जगह पर क्या होता है, इसमें ट्रोपोनिन के जगह पर क्या होता है, एक दूसरा प्रोटीन हो सकता है विच इज कॉल्ड एज कैलमोड्यूलिन, कैल्शियम से बाइंड करने के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रोपोनिन स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में प्रेजेंट है, स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन नहीं होता। तो ट्रोपोनिन की जगह पर कौन होता है, कैलमोड्यूलिन होता है जो कैल्शियम से बाइंड करने वाला है। नेक्स्ट सार्कोटिब्यूलर सिस्टम, एक पूरा सिस्टम सार्कोटिब्यूलर सिस्टम, अगेन वी विल
लर्न अबाउट ऑल दिस। आगे तो अच्छे से डेवलप्ड है, इधर भी अच्छे से डेवलप्ड है, देयर इट इज पुअरली डेवलप्ड। नेक्स्ट गोइंग टू टी ट्यूब्यूल। अब तुमको पता है जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो मसल में हम उसको बस मॉडिफाई कर रहे हैं। समझ आता है ना, हर सिस्टम में हम मतलब लोगों ने अपने खुद के नाम दे दिए। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन होता था, ठीक है, वैसे ही इसका भी सेल मेम्ब्रेन है, इसका साइटोप्लाज्म है। तो इसके साइटोप्लाज्म को मतलब जो मसल सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको तुमने बोल दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो वैसे ही टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स क्या होता है ना, जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन में से कुछ एक्सटेंशन आती है ऐसे। तो ये तुम्हारा मेम्ब्रेन था स्मूथ, मेम्ब्रेन ने कुछ इनवेजिनेशन किया, कुछ इनफोल्डिंग किया, और इसी इनफोल्डिंग को हम टी टिब्यूल बोलते हैं। तो टी टिब्यूल स्केलेटल मसल्स में और कार्डियक में प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल में एब्सेंट होता है। अब जो स्केलेटल मसल होगा उसमें से लॉन्ग होगी, थिन होगी, कार्डियक में शॉर्ट होगी और कैसे होगी, थिकर होगी। समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला, जो मसल है, मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक इनवेजिनेशन आता है, एक एक्सटेंशन आता है, इसी को तुम बोलते हो टी टिब्यूल। तो ये टी टिब्यूल स्केलेटल मसल में लॉन्ग और थिन है, और ये टी टिब्यूल कार्डियक मसल में कैसा है, शॉर्ट एंड ब्रॉड। ऑन दी अदर हैंड स्मूथ मसल में ये टी टिब्यूल एब्सेंट होता है। इतना क्लियर है? इजी है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट जाते, फटीग। फटीग मतलब थक जाना, ठीक है, हम पढ़ेंगे फटीग भी। तो कौन कहाँ पर फटीग पॉसिबल है, तुम ही सोचो। क्या हार्ट में फटीग पॉसिबल है? क्या हार्ट थक सकता है? वो आज बोलेगा कि आज मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला, बस मैं थक गया। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हार्ट हैज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑल योर लाइफ। अगर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया देन द पर्सन इज डेड ऑब्वियसली। तो फटीग इज पॉसिबल इन स्केलेटल मसल, ठीक है। कार्डियक एंड स्मूथ मसल में फटीग इज नॉट पॉसिबल। एक्शन, एक्शन तुमने ऑलरेडी देखा, बताओ बताओ कौन सा है? कौन वॉलेंट्री था, कौन इनवॉलेंट्री था? कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। तो वॉलेंट्री कौन सा था? तुम कंट्रोल किसको कर सकते हो, स्केलेटल मसल को। तुम्हारा हार्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और तुम्हारा जो स्मूथ मसल है वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये दोनों क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो अगर ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री याद था तुमको, तो नर्व भी याद होगा। अब भी हमने बोला था, मैंने बोला था कि जो वॉलेंट्री वाला था उसके लिए कौन सी नर्व थी, और इनवॉलेंट्री के लिए कौन सी नर्व है? वॉलेंट्री के लिए सोमैटिक नर्व था, इनवॉलेंट्री के लिए ऑटोनॉमिक नर्व था। तो ये वाला पॉइंट भी इधर ही क्लियर हो गया कि नर्व सप्लाई इसमें सोमैटिक है, इन दोनों में ऑटोनॉमिक है, क्योंकि ये वाली वॉलेंट्री है, ये दोनों इनवॉलेंट्री है, तो नर्व सप्लाई भी हो गया। अब हम जाते हैं स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मसल है तो मसल का तो काम ही है कॉन्ट्रैक्ट करना। तो स्पीड क्या है, कौन सबसे फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन स्लो करता है? तो स्केलेटल मसल सबसे फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, हार्ट इंटरमीडिएट है, और स्मूथ मसल क्या है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, कैल्शियम का सोर्स। तो इनके पास कैल्शियम आ कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है? हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कि पूरा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनकी जरूरत पड़ने ही वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और वो है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये कैल्शियम आता कहाँ से है? तो स्केलेटल मसल हो गया और कार्डियक मसल हो गया, वहां पर कैल्शियम इज कमिंग फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट स्मूथ मसल में वो सेल के बाहर से आएगा, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम। सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आ कहाँ से रहा है? मसल है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, ये बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये बहुत ही स्लो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बट तीनों की ही केसेस में कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम आ कहाँ से रहा है? इन दोनों के केस में इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज नाउ गिवन अ न्यू नेम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द सेम थिंग, बस यहाँ पर नया नाम मिल गया उसको मसल के अंदर। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है और यहाँ पर सेल के बाहर से आ रहा है। Last is tetanus. Again, this phenomena, tetanus, fatigue, sub is a topic of discussion. Now we are just learning about classification. We are just learning the comparison. तो अभी हम बस इतना देख लेते हैं कि tetanus present है, possible है कि नहीं है। तो skeletal muscle में possible है, cardiac में नहीं है, और इसमें smooth muscle में tetanus possible होता है।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। इसके बाद हम देखते हैं स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी समझ में आएगा अच्छे से अगर तुमको स्केलेटल मसल बहुत अच्छे से पता है तो, क्योंकि तुमको सारे स्ट्रक्चर्स और बेसिक्स उसके पता होना चाहिए।